कल की क्लास की मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग आपसे थोड़ी देर तक शेयर कर दूंगा। आज कंटिन्यू करते हैं। और क्या कहते हैं, आज इंशाल्लाह हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, हम सिर्फ वो रह जाएगी, क्या कहते हैं, पेपर 3 का कंटेंट रह जाएगा। उसके अलावा सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम्म, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। अच्छा, अच्छा, तो अब हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, जो कि बेसिकली इनहेरिटेंस के अंडर ही फॉल करता है। इस टॉपिक का नाम है मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसको हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि एक क्लास बेसिकली मल्टीपल क्लासेस से एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को इनहेरिट कर सकती है। अभी तक हमने इनहेरिटेंस देखी थी जिसमें हमारे पास एक क्लास होती है, सिंपल लेट्स से मेरे पास एक पर्सन क्लास है, ठीक है। उसमें ये होता है कि ये पर्सन से जो है एक और क्लास स्टूडेंट लेट से अपने क्या कहते हैं एट्रीब्यूट्स, उसके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को इनहेरिट कर लेती है, यानी कि उससे ले लेती है। इसमें भी वो एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो इस तरह का मॉडल हमने बात की थी, दैट वाज बेसिकली सिंपल इनहेरिटेंस, ठीक है। वो क्या थी? सिंपल इनहेरिटेंस। उसमें हमारे पास एक ही पेरेंट होता है, एक ही पेरेंट क्लास होती है, उसकी एक या एक से ज्यादा जो है चाइल्ड क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है। तो दिस वाज सिंपल इनहेरिटेंस। अच्छा, अगर हम क्या कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करें, तो द डेफिनेशन ओवर हियर इज दैट, या उसका जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अ क्लास may inherit may inherit attributes and methods attributes and methods from many other classes, from more than one classes, from more than one क्लास। यानी कि एक क्लास जो है वो बेसिकली एट्रीब्यूट्स को, एक क्लास जो है एट्रीब्यूट्स को और मेथड्स को इनहेरिट कर सकती है, एक से ज्यादा क्लास से भी कर सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि सिर्फ हमेशा एक क्लास से करे। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में बहुत ज्यादा रेयरली पूछा जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे इनकैप्सुलेशन पूछी जा सकती है, या जनरली जो है क्या कहते हैं आपसे इस तरह का सवाल पूछा जाएगा जो डिजाइन ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए किया गया होगा। इनहेरिटेंस जरूरी नहीं है कि उस क्वेश्चन में हो। मल्टीपल इनहेरिटेंस तो वैसे भी काफी ज्यादा कम पूछी जाती है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी एग्जांपल्स हैं। बट अगर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को एक मतलब प्रॉपरली यूज करो तो प्रोग्राम काफी बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए कुछ खास इसके एग्जाम क्वेश्चंस नहीं है, बट स्टिल वी डू हैव क्वेश्चंस ऑन दिस। अच्छा, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक क्लास है, ठीक है। मैं एक बस नॉर्मल सी क्लास बनाता हूँ। एक क्लास है मेरे पास, वो है नंबर के नाम से, ठीक है। अच्छा, ये नंबर के नाम से एक क्लास है और इसके पास एक एट्रीब्यूट है एक्स, सही है, जो एक इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है। जो क्या है? एक इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है, जिसमें हम वैल्यू इंटीजर डालेंगे। और इसके पास लेट से मैं क्या कहते हैं एक वो है मेथड प्रिंट नंबर के नाम से, जो सिंपली एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? इट प्रिंट्स द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, उसके साथ साथ हमारे पास एक और लेट से क्लास है स्ट्रिंग के नाम से, ठीक है। उसके पास एक वेरिएबल है y, जो कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। क्या है वो? एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। और एक मेथड है प्रिंट स्ट्रिंग के नाम से, ठीक है। अब मैं बहुत सिंपल सी एग्जांपल ले रहा हूँ, और ये क्या करता है? इट सिंपली प्रिंट्स द वैल्यू
ऑफ वाई की वैल्यू को प्रिंट कर देता है। ठीक हो गया। अच्छा, लेट्स से हमारे पास एक और क्लास है डेटा के नाम से, डेटा के नाम से। और ये डेटा की जो क्लास है, इट बेसिकली इनहेरिट्स from number and string, both of the classes. So this class inherits from both number and string class. ये जो क्लास है, ये दोनों क्लासेस से इनहेरिट करती है एट्रीब्यूट्स। सही है, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। ठीक है, तो बेसिकली इसके जो पेरेंट्स हैं, देयर आर टू क्लासेस। वी हैव टू क्लासेस दैट आर बेसिकली द पेरेंट्स ऑफ दिस। ओके, तो बेसिकली अगर आप हायरार्की बनाओ तो कुछ इस तरह बन रहा है कि वी हैव नंबर एंड वी हैव स्ट्रिंग। ठीक है, ये मेरे पास दो क्लासेस हैं एंड बोथ ऑफ दीज आर व्हाट, दे आर पेरेंट्स या दे आर पेरेंट क्लासेस। इसको आप सुपर क्लास भी कह सकते हो, इसको आप डिराइव सॉरी बेस क्लास भी कह सकते हो। ठीक है, एंड दे बेसिकली गिव देयर एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स टू basically a class called data. ठीक है, a class called data, and this data is simply the child class. अच्छा, there could be more than two parents as well. यानी लेट से मेरे पास एक और यहाँ पर क्लास में बना दूं, लेट से boolean के नाम से, जिसके पास एक वेरिएबल हो boolean और वो उसको प्रिंट करने का मेथड भी उसके पास हो. It can also give its attributes to and methods to this data class. तो इस तरह there could be a lot of parents. ठीक है, इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, उसमें जरूरी नहीं है कि दो ही पेरेंट्स हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, जितने मर्जी। ठीक है, अभी के लिए मैं बूलियन वाली एग्जांपल भी यहाँ से हटा रहा हूँ। विल कीप द एग्जांपल वेरी सिंपल। मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दिखाऊंगा और फिर हमारा टॉपिक हो जाएगा, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक ये नहीं है। अच्छा, जो कल हमने कोड लिखा था उसको हम आगे यूज करने वाले हैं, तो उसको मैं यहीं पर रहने दूंगा। ठीक है, जो कल हमने शेप की क्लास बनाई थी और हमने जो ट्रायंगल की क्लास बनाई थी, वो हम इसको मैं यहाँ पर रहने दूंगा। आई विल गो एंड आई विल क्रिएट अ न्यू कोड सेल। ठीक है, तो इसमें जाकर, इस कोड सेल में जाकर मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली एक क्लास बनाता हूँ नंबर के नाम से। ठीक है, इसमें मेरे पास सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, जिसमें सेल्फ लेंगे और हम एक्स लेंगे, एंड आई विल से सेल्फ डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स इसका एक एट्रीब्यूट है, उसके अंदर इस एक्स की वैल्यू जा रही है। दिस एक्स कम्स फ्रॉम दिस पैरामीटर। ओके, और ये वाला एक्स जो है, ये इसका एट्रीब्यूट है। ऑल्दो नाम सिमिलर है बट दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। और लेट्स यहाँ पर मैं एक वो भी बना लेता हूँ प्रिंट नंबर के नाम से, एंड इट टेक्स इन द सेल्फ कीवर्ड, और ये क्या करता है, इट सिंपली प्रिंट्स सेल्फ डॉट एक्स। बहुत सिंपल सी एक हमने क्लास बनाई। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल सी क्लास बनाई। अच्छा, यहाँ पर मैं यहाँ पर इसकी डेटा टाइप भी वो कर देता हूँ, इट इज इंटीजर। एग्जाम में आपको इस तरह करना होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने जब एक्स डिफाइन किया है, सेल्फ डॉट एक्स मैंने डिफाइन किया है, तो इसमें कोई डेटा टाइप हम नहीं उसकी बता रहे, मतलब मुझे नहीं पता उसकी क्या डेटा टाइप है, कुछ भी हो सकती है। और लैंग्वेजेस जो होती हैं जैसे कि जावा हो गई, विजुअल बेसिक हो गई, उसमें आप एक वेरिएबल को बनाते वक्त तो ये उसकी डेटा टाइप भी बताते हैं, उसकी डेटा टाइप को डिक्लेयर कर। तो यहाँ पर मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहे, तो हम एज अ कमेंट वहाँ पर डेटा टाइप डाल देते हैं। एग्जाम में आप इसी तरह करोगे। ठीक है, जब हम एग्जाम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको वहाँ पर हम आपको शो कराऊंगा। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ क्या कहते हैं, यहाँ पर जाकर हम जो है एक और चीज को एक और क्लास को बना लेते हैं। मैं कहता हूँ क्लास नंबर के बाद वी हैव लेट्स से स्ट्रिंग। ठीक है, और इसमें भी एक कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, जो एक वैल्यू ले रहा है सेल्फ और फिर y, it is simply saying self dot y is equal to y, and this y is nothing but a string. ये एक इंटीजर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है। फिर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ प्रिंट स्ट्रिंग के नाम से, और वो क्या करता है, सेल्फ की कीवर्ड को लेकर इट जस्ट प्रिंट्स आउट सेल्फ डॉट वाई। अच्छा, दो क्लास है। अब मैं बनाता हूँ वो क्लास डेटा, जो बेसिकली
इनकी चाइल्ड क्लास है, सही है, चाइल्ड क्लास ऑफ नंबर एंड स्ट्रिंग क्लास। नंबर और स्ट्रिंग क्लास की जो चाइल्ड क्लास है उसको भी हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, बहुत ज्यादा सिंपल इजी सा सिंटैक्स है। मैं कहूँगा क्लास डेटा। अच्छा, क्लास डेटा लिखकर अगर हमने इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करनी हो तो हम ये क्लास के नाम के बाद क्या करते थे, हम यहाँ पर आकर ये ब्रैकेट्स डालते थे, ठीक है। और इसके अंदर जो क्लास थी जिससे हमारी ये डेटा क्लास इनहेरिट करती थी उसका नाम लिख देते थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि दो क्लासेस हैं तो मैं दो नाम लिखूंगा, और उन नामों को मैं कॉमा से सेपरेट करूंगा। वो जो नाम होंगे उनको मैं कॉमा से सेपरेट करूंगा। तो आई विल से डेटा ब्रैकेट्स नंबर कॉमा स्ट्रिंग, दैट्स इट। डेटा ब्रैकेट्स डाल के उसमें जितनी भी क्लासेस हैं जिनसे इनहेरिट करना है उनका नाम लिख दो। पहली नंबर है, दूसरी स्ट्रिंग है, दैट्स इट। अब यहां पर जाकर इस क्लास के पास ये एट्रीब्यूट्स, ये जो क्या कहते हैं एट्रीब्यूट्स, और ये जो मेथड्स हैं ये सब कुछ आ चुके हैं, ठीक है, सब कुछ आ चुके हैं। तो यहां पर जाकर लेट्स से ये जो डेटा है इसका मैं कंस्ट्रक्टर डिफाइन करता हूँ। अब कंस्ट्रक्टर में ये होगा कि जब मैं क्या कहते हैं, अभी मैं यहाँ पर पास लिख देता हूँ। जब मैं डेटा के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे नंबर और स्ट्रिंग दोनों के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यू देनी पड़ेगी, राइट। जब मैं डेटा का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मतलब यहाँ पर जाके जब मैं कहूँगा लेट्स से D1 इज इक्वल टू डेटा, और ब्रैकेट में डाल के, अब क्योंकि डेटा के पास दो एट्रीब्यूट्स है, एक x जो नंबर से आ रहा है और एक y जो कहाँ से आ रहा है, स्ट्रिंग से आ रहा है। मुझे दोनों की वैल्यूज देनी है, तो मैं उसमें पास करूंगा वो दोनों वैल्यूज, ठीक। मैं इसमें वो दो वैल्यूज पास करूंगा। लेट से मैं 10 पास कर देता हूँ और ये टेबल पास कर देता हूँ। बट यहाँ पर जाकर इस कंस्ट्रक्टर में मुझे, मतलब ये कंस्ट्रक्टर मैं यूज कर रहा हूँ तो मुझे कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हुए इसके लिए यहाँ पर दो पैरामीटर्स भी पास करने हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कॉमा एक्स कॉमा वाई, ठीक है, या मैं इनको कोई भी नाम देता हूँ, न्यू एक्स कह देता हूँ, न्यू वाई कह देता हूँ, ठीक है, थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, और ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है कि यहाँ पर अब अगर इस डेटा का अपना कोई एट्रीब्यूट होता ना तो वो तो मैं लिख सकता इस तरह, लेट से सेल्फ डॉट, लेट से एक एट्रीब्यूट है ए, सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू ए, मतलब उसका अपना एट्रीब्यूट होता तो वो तो सेल्फ करके बड़ा आसानी से हम उसको वैल्यू दे देते, सही हो गया। यहाँ पर मसला आ रहा है कि हमने इनहेरिटेंस की हुई है, और इनहेरिटेंस भी एक क्लास से नहीं मल्टीपल क्लासेस से की हुई है, एक क्लास से नहीं की हुई, मल्टीपल क्लासेस से की हुई है। तो उस केस में अब हमने क्या करना है, हम मतलब अगर सुपर कीवर्ड यूज करते भी हैं, अगर मैं यहाँ पर जाके कहता भी हूँ सुपर डॉट डबल अंडरस्कोर INIT, और यहाँ पर जाके मैं अंदर कोई वैल्यू पास करता हूँ, तो ये सुपर किस चीज को रेफर कर रहा है, ये नंबर को रेफर कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग को रेफर कर रहे हैं, कौन सी क्लास को रेफर कर रहे हैं। क्योंकि जब एक क्लास होती है तब तो इजी सी है ना, एक क्लास की, अगर एक क्लास ने जो है दूसरी क्लास से इनहेरिट किया है, और वो जो दूसरी क्लास सिर्फ एक क्लास है, ठीक है, तो फिर तो सुपर का मतलब होगा कि ये जो क्लास है इसकी ऊपर वाली क्लास, जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमारे पास जो ट्रायंगल था उसने सिर्फ शेप से इनहेरिट किया था, तो उसमें सुपर का मतलब ये था कि मैं शेप क्लास की बात करूं। इधर सुपर का क्या मतलब, अगर मैं सुपर करता हूँ, ठीक है। तो यहां पर जाकर थोड़ा सा क्या कहते हैं मल्टीपल हमारे पास चॉइसेस आती है, ठीक है। यहाँ पर जाके हमने किस तरह जो पेरेंट के कंस्ट्रक्टर्स हैं या पेरेंट्स के जो कंस्ट्रक्टर्स हैं उनको यूज करना है, तो उसके लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। सबसे पहला तो बहुत ईजी है, ठीक है, सबसे पहले तो बहुत ईजी है, वो ये है कि जो कल हमने दूसरा मेथड पढ़ा था ना कि हम क्लास का नाम लेकर उसका कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, हम वो कर लें। यानी मैं यहाँ पर जाके कहूँ नंबर डॉट डबल अंडरस्कोर INIT डबल अंडरस्कोर, और उसके अंदर मैं एक्स पास कर दूं, क्योंकि नंबर तो सिर्फ एक्स को ले रहा है ना, नंबर का कंस्ट्रक्टर तो सिर्फ एक्स को ले रहा है। मगर यहाँ पर मैं सेल्फ भी पास करूँ, जैसे हमने कल बात की थी, जो अगेन थोड़ी सी मीनिंगलेस बात है कि यहाँ पर सेल्फ का क्या काम है, बट हमने कहा कि यहाँ पर बिकॉज इट इज अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, तो एंड इट बिलोंग्स टू
लाइक द सुपर क्लास ऑफ दिस क्लास, तो हम यहाँ पर सेल्फ पास करेंगे, ऑल्दो इतना ज्यादा ये चीज कोई सेंस बनाती नहीं है, एंड इट इज ऑल्सो एन ओल्ड मेथड, बट हमने सेल्फ यहाँ पर पास करना है। तो एक मेथड तो ये है कि मैं यहाँ पर नंबर डॉट डबल अंडरस्कोर आई एन आई टी डबल अंडरस्कोर डाल के वो जो नंबर क्लास है उसका नाम को स्पेसिफाई करके उससे कंस्ट्रक्टर को यूज करूँ। ठीक है, सुपर को नहीं, मैं उसके नाम को स्पेसिफाई कर। ठीक है, तो सेल्फ, फिर मैं यहाँ पर न्यू एक्स डाल दूंगा, तो मसला हल हो जाएगा। इसी तरह मैं जाऊंगा, मैं कहूंगा स्ट्रिंग डॉट डबल अंडरस्कोर आई एन आई टी डबल अंडरस्कोर, और यहाँ पर जाके मैं कहूंगा सेल्फ न्यू वाई। इससे मसला हल होता है। बस इसमें ये है कि आपने ये याद रखना है कि सेल्फ का कीवर्ड भी पास करना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो मसला हल हो जाता है। यहाँ पर अब वो दो क्लासेस इनहेरिट करे, 3 से करे, 4 से करे, 5 से करे, 6 से करे, मैं सबका नाम लिखूंगा, डॉट डालूंगा, कंस्ट्रक्टर लिखूंगा, ब्रैकेट डालूंगा, उसमें सबसे पहले सेल्फ पास करूंगा, आगे जितने भी पैरामीटर्स है वो पास कर दूं। तो यहाँ पर मसला हल हो रहा है। अब यहाँ पर जाके अगर मैं इस कोड को रन भी करता हूँ, ठीक है, कोड को मैं रन करता हूँ, तो कोड मेरा बिल्कुल सही काम करना चाहिए। ठीक हो गया, देखो कोड बिल्कुल सही काम करे, यहाँ पर हमें टिक शो हो रहा है, और मैं यहाँ पर जाके करता हूँ D1 डॉट प्रिंट नंबर और D1 डॉट प्रिंट स्ट्रिंग, तो मुझे स्क्रीन पे 10 और टेबल शो होना चाहिए, 10 और टेबल शो होना चाहिए। मैं रन करूंगा तो स्क्रीन पे हमें यहाँ पर 10 और टेबल ही शो होगा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से गैप खत्म कर देता हूँ, स्क्रीन में मुझे इनफैक्ट 10 और टेबल ही शो हुआ है। तो ये कोड तो बिल्कुल ठीक काम था। हमने कौन सी अप्रोच यूज की कि हमने जो जो सुपर क्लास थी ना उनका नाम लेकर डॉट डाला, कंस्ट्रक्टर लिखा, और कंस्ट्रक्टर में सेल्फ पास किया, और जो जो आर्ग्यूमेंट वो ले रहे थे हमने वो पास कर दिया। तो ये ये अप्रोच हम सुपर की जगह use- आपने वही वाला यूज किया ना, वो जो कल हम यूज कर रहे थे, सुपर की जगह जो आपने बताया था। हाँ बिल्कुल वही यूज किया कि सुपर क्लास का नाम लिख दो, आगे डॉट डाल के उसका कंस्ट्रक्टर लिख दो, बट सेल्फ भी पास करना है। सही है। ठीक है, हम वो करें। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, एक तरीका तो ये हमें पता है कि ये है। दूसरा तरीका क्या है? ठीक है, दूसरा तरीका क्या है उसकी हम बात करते हैं। दूसरा तरीका थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी नहीं है, बट उसमें आपको फंक्शंस का जरा ज्यादा पता होना चाहिए, फंक्शंस का जो टॉपिक है। अच्छा, उस वो क्या है, वो ये कि आप जाके कहते हो सुपर ब्रैकेट्स डॉट डबल अंडरस्कोर आई एन आई टी। ठीक है, यानी आपने सुपर का कीवर्ड इसमें यूज किया। ठीक है, सुपर का कीवर्ड यूज किया। सुपर का मतलब है उसकी सुपर क्लास, यानी कि जिस भी क्लास की हम बात करें इसकी सुपर क्लास। ठीक है, यानी कि डेटा की सुपर क्लास। अच्छा, हमने कहा डबल अंडरस्कोर आई एन आई डबल अंडरस्कोर, यानी कि सुपर जो भी क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर। अब यहां पर सुपर क्लासेस दो हैं तो कंस्ट्रक्टर भी दो हैं। ठीक है, क्योंकि एक कंस्ट्रक्टर ये है जो नंबर का है, एक कंस्ट्रक्टर ये है। अब नोट करो, तो ये जो कंस्ट्रक्टर है इसमें हम एक वैल्यू पास कर रहे हैं, सही है, एक पैरामीटर पास करें। इस पैरामीटर का नाम क्या है? इसका नाम है एक्स। पैरामीटर का खुद का नाम एक्स है। ठीक है, और यहां पर जो पैरामीटर उसका नाम है वाई। ठीक है, पैरामीटर का नाम एक्स है, इधर पैरामीटर का नाम वाई है। अच्छा, मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर जाके कहता हूं सुपर डॉट कंस्ट्रक्टर डबल अंडरस्कोर आई एन आई टी डबल अंडरस्कोर, और यहां पर जाके मैं क्या करता हूं, मैं जो कंस्ट्रक्टर्स है ना, कंस्ट्रक्टर्स सुपर क्लासेस के, उनके जो पैरामीटर्स हैं, सही है, जैसे इसमें एक्स है और इसमें यहाँ पर वाई है, इनको बाय नेम स्पेसिफाई कर सकता हूँ। अभी आप देखोगे उनको मैं ये जो इस कंस्ट्रक्टर में बाय नेम स्पेसिफाई करता हूँ। कैसे? मैं कहता हूँ एक्स इज इक्वल टू न्यू एक्स, कॉमा वाई इज इक्वल टू न्यू वाई। मतलब यहां पर मैं कह रहा हूं कि इसका जो सुपर क्लास है उसके जितने भी कंस्ट्रक्टर्स हैं ना, इसकी जो सुपर क्लासेस हैं सारी, ठीक है, उनके जितने भी कंस्ट्रक्टर्स हैं उनमें एक एक्स पैरामीटर है, एक वाई है, क्योंकि मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हैं। एक में एक्स एज अ पैरामीटर है इधर, एक में वाई एज अ पैरामीटर है।
तो आपने क्या करना है, मैं स्पेसिफिकली उसे बता रहा हूँ कि ये जो न्यू एक्स है ना, ये एक्स की वैल्यू होने वाली है, यानी ये इस पैरामीटर की वैल्यू होगी। ये जो न्यू वाई है ना, ये वाई की वैल्यू होने वाली है, यानी कि इस वाई की वैल्यू होने। तो आप स्पेसिफिकली बता भी सकते हो, स्पेसिफिकली आप मेंशन करके बता भी सकते हो। उसमें आप फिर सुपर का कीवर्ड यूज करोगे। सुपर का मतलब है कि तमाम सुपर क्लासेस के जो कंस्ट्रक्टर्स हैं, उनकी मैं वैल्यूज एक ही जगह पास कर रहा हूं। जितनी भी सुपर क्लासेस हैं, उनके मैं कंस्ट्रक्टर को यूज कर रहा हूँ। ठीक है। और जितनी भी उनमें वैल्यूज जाएंगी वो मैं पास करूं, बट इस बार मैं नाम ले लेके पास करूं कि एक्स, क्योंकि नंबर सुपर क्लास जो है उसका पैरामीटर है, उसके कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर है, तो उधर पास कर दो। वाई जो है वो स्ट्रिंग के कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर है, उधर पास कर दो। और इधर अगर मैं इस कोड को रन करूं तो यहाँ पर एरर आ गया है, और गॉट अनएक्सपेक्टेड। हम्म क्या एरर है यार, बीच में एरर तो नहीं आना चाहिए। सुपर डॉट अंडरस्कोर, एक मिनट यार, ये एरर नहीं आना चाहिए। ओ, what is wrong with the following Python code? हम्म लोडिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, नहीं कैसी है। नेट चेंज कर लूँ क्या? हम्म एरर क्या कह रहा था? हम्म एरर ही क्या एरर है? क्या कह रहा है? हम्म, असल में एरर जो है वो, इसको जो ये हमने डाला है सुपर, इसको एक क्लास के कंस्ट्रक्टर के तौर पर डील कर रहे हैं। चेक करते हैं हम्म, शायद इस हवाले से क्या कहता है। चैट जीपीटी कह रहे हैं ये ज्यादा आसान तरीका है, ये कर लो। इधर क्या कह रहे हो, द प्रॉब्लम इज दिस, व्हाई इज दिस रॉन्ग, रेजोल्यूशन। ये तो सुपर कह रहा है ना, सुपर डॉट एनेट। हम्म ये बात को कहीं और ले गया यार। ये उस दिन मैंने देखा है ये वाला, अब ये कह रहे सोल्यूशन नहीं हो सकता। असल में यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर बनाते हुए ना, ये कीवर्ड होता है के डब्ल्यू डबल स्टार KWARGS। कि आप एक फंक्शन बनाते हुए एज एन आखिरी आर्ग्यूमेंट, आखिरी पैरामीटर पास करते हो। इससे ये होता है कि आप यहाँ पर जितने मर्जी आर्ग्यूमेंट्स रख दो। तो अगर एक फंक्शन में मैं ये आर्ग्यूमेंट पास करूँ तो मैं जितने मर्जी आर्ग्यूमेंट्स दे सकता हूँ। ये वाला सीन होता है। तो यहाँ पर इस चीज को मिस कर जाते हैं। बस आपने, मतलब जब भी अगर आएगा तो आपने इसको इस तरह करना है। ठीक है, सिंपल ये वाला तरीका यूज। क्लास एनेट। ठीक है। हम्म, अच्छा। हम्म
इसको जवाब इसको जवाब। हम्म, तो हमने इस मेथड की बात कर ली और हमने देखा ये काफी सिंपल मेथड है, हम इसको यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ क्या कहते हैं, यहाँ पर जाकर ये क्लियर है हमका मल्टीपल इनहेरिटेंस। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा। कल हमने सिंगल इनहेरिटेंस किया ना, अभी ये मतलब मल्टीपल। इसमें तो अगर मल्टीपल। तीन हो गया, तीन नहीं हो सकते हैं, तीन चार मतलब पेपर में आ सकते हैं, हाँ, या दो ही आते हैं? नहीं पेपर में मतलब मुश्किलें पूछे हो, मतलब वैसे हो सकते हैं, तीन भी चार भी। इनहेरिटेंस मैंने तो खैर मल्टीपल इनहेरिटेंस का भी शायद एक आध ही सवाल देखे अभी तक, आज तक जितने आए हैं। वो मतलब मगर इतना ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स सवाल बनाएंगे नहीं, मतलब तीन भी क्लासेस दे देंगे, चार भी दे देंगे, तो इतना कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं बनाएंगे। ठीक। आ सकते हैं ऐसे तीन चार भी आ सकते हैं। अच्छा, अगला टॉपिक पढ़ते हैं और ये बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। ये जो पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड है ना, इस वर्ड का मतलब होता है मेनी फॉर्म्स, यानी एक चीज के ज्यादा से फॉर्म, एक चीज की ज्यादा सी शक्लें। ठीक हो गया। इस वर्ड का ये मतलब होता है पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, ये होता क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कॉन्सेप्ट दैट एग्जिस्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। और हम कहेंगे इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग व्हेन अ मेथड of a superclass like method is redefined by the subclass। यानी कि मैं कह रहा हूं कि ये और बस ये इसकी डेफिनेशन है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये है कि सुपर क्लास जो होती है ना हमारे पास, वो क्लास जिससे इनहेरिट किया जा रहा है, उसका मेथड इनहेरिट किया एक सब क्लास ने, एक सब क्लास ने उसका मेथड इनहेरिट किया और उस मेथड को रीडिफाइन कर दिया, उस मेथड को लेकर रीडिफाइन कर दिया। रीडिफाइन का मतलब है कि वो मेथड किस तरह काम कर रहा था उसको चेंज कर। ठीक है। उस मेथड को चेंज कर दिया, दैट इज इट, ये कॉन्सेप्ट है सारा पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए हम कल वाले कोड को ही देखेंगे। ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर जाके ये जो शेप क्लास है इसको यहाँ से कॉपी मारता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ शेप क्लास को। ठीक है। शेप क्लास को मैं सिंप्लीफाई कैसे करता हूँ, ये चलो मैं इसको दोबारा डिफाइन कर लेता हूँ शेप क्लास को। मैं कहता हूँ क्लास शेप। ठीक। अच्छा, इसका हम सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ठीक है। उसके अंदर हम कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते। ठीक है। और हम जो है क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कि उसका एक आर्ग्यूमेंट है एरिया, जो कि प्राइवेट नहीं है। ठीक है। सेल्फ डॉट एरिया इज इक्वल टू जीरो। सेल्फ डॉट एरिया की बात करते हैं। ठीक है। एरिया की बात। अच्छा, उसके साथ साथ इसका एक हमने मेथड बनाया कैलकुलेट एरिया के नाम से। कैलकुलेट एरिया। अब क्योंकि ये जो शेप है अभी ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब मुझे नहीं पता ये शेप कौन सी शेप है। ठीक है। मैंने बस एक शेप है, कौन सी शेप है मुझे नहीं पता, तो इसके एरिया का भी हमें नहीं पता होगा। एरिया सिंपली हम जीरो कर देंगे, हम कहेंगे कैलकुलेट एरिया जो है वो क्या करेगा, इट विल सिंपली रिटर्न सेल्फ डॉट एरिया, वो जो कि जीरो है। ठीक। तो कैलकुलेशन कोई परफॉर्म नहीं हो रही, बस सेल्फ डॉट एरिया एज इट इज रिटर्न हो रहा है। ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ पर जब मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पर जाके एक क्लास बनाता हूँ, क्लास रेक्टेंगल के नाम से, रेक्टेंगल। ठीक। इट इज गोइंग टू इनहेरिट फ्रॉम क्लास शेप। ठीक। जो क्लास रेक्टेंगल है ये शेप से इनहेरिट करेगी और फिर क्या होगा, इसके अंदर जब अपना कंस्ट्रक्टर बनाएगी। ठीक है। फाइंड डबल अंडरस्कोर आई एन आई डबल अंडरस्कोर सेल्फ। एक रेक्टेंगल जो है उसके पास
विड्थ और हाइट होती है, तो मैं कहूंगा विड्थ एंड हाइट। ठीक है, एक रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट होती है, और मैं कहूंगा सेल्फ डॉट विड्थ इज इक्वल टू विड्थ और सेल्फ डॉट हाइट इज इक्वल टू हाइट। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जाके मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, बाकी चीजें हम बाद में करेंगे, बट यहाँ पर जाके आपको एक चीज दिखा रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर जाकर कहूँ कि शेप वन इज इक्वल टू रेक्टेंगल with 5 and 8 as the width and height, और यहाँ पर अगर मैं जाए कहूँ शेप वन डॉट एरिया, और इसको अगर मैं प्रिंट करूं, तो लेट्स सी व्हाट वी सी ऑन द स्क्रीन, लेट्स सी व्हाट वी सी ऑन द स्क्रीन। तो अब यहाँ पर देखो एरर आ गया, हमसे ये जरूरी बात है, हमने शेप क्लास डिफाइन की। ठीक है, उस क्लास के पास एक एट्रीब्यूट है एरिया, ठीक हो गया, और ये एक मेथड है जो एरिया को बस रिटर्न कर रहा है, और हम एरिया को 0 पे सेट करें, एरिया को कोई, एरिया को एज एन इनपुट नहीं ले रहे, हम कंस्ट्रक्टर में एज ए पैरामीटर एरिया को नहीं ले रहे। और यहाँ पर रेक्टेंगल की क्लास है जो शेप से इनहेरिट करी, यानी कि इसके पास जो है कि कहते हैं एरिया, और बाकी एरिया एट्रीब्यूट और जो मेथड है वो भी होना चाहिए, कैलकुलेट एरिया वाला जो मेथड है। बट यहाँ पर जब हम इसके कंस्ट्रक्टर में विड्थ और हाइट सेट करते हैं, तो उसके बाद जब हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसका एरिया प्रिंट करें, तो वो कह रहे हैं कि इट हैज नो एट्रीब्यूट एरिया। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, तो ये आपको क्लास क्या लगता है? रेक्टेंगल में हमने एरिया कुछ लिखा ही नहीं है ना। हमने एरिया नहीं लिखा, हाँ, मगर जो ये क्या कहते हैं शेप क्लास है, इससे इनहेरिट कर रहे हैं रेक्टेंगल, तो एरिया आ जाना चाहिए ना इसके अंदर। एरिया क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, मैं बताता हूँ, एरिया इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमें जो है क्या कहते हैं, जितनी भी सुपर क्लासेस होती है ना, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ता है, ताकि उस सुपर क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी इनिशियलाइज हो जाए, वो भी बन जाए, क्योंकि अभी वो एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, वो रेक्टेंगल जो शेप से इनहेरिट कर रहा है, बट उसने उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो अपनी शेप क्लास है, जो उसकी सुपर क्लास है, उसके एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज ही नहीं किया हुआ, बनाया ही नहीं हुआ, तो उसको बनाना जरूरी है। तो यहाँ पर जाके चाहे मैं सुपर के कंस्ट्रक्टर में कुछ भी पास ना करूं, बट मुझे वो हमेशा कॉल करना पड़ेगा, वैसे सुपर डॉट डबल अंडरस्कोर INIT डबल अंडरस्कोर और ब्रैकेट डाल के दैट्स इट। मैं कुछ भी ना करूं, मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो तो डिफाइन हो जाए ना, इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं एटलीस्ट वो तो डिफाइन हो जाए। अभी रन ये मुझे करोगे हो बताओ, जाएगा। क्या हुआ? अभी रन करोगे। हाँ, आप रन करेंगे तो हो जाएगा। देखो, सही। अब काम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक। तो मतलब जब भी आपकी आप एक क्लास बनाते हो, उसकी सुपर क्लास के पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, आपको एट्रीब्यूट्स चाहिए होते हैं, तो आपने मतलब उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का मकसद ये होता है कि एट्रीब्यूट्स बना दे। आपने एट्रीब्यूट्स ही मतलब नहीं एक बनाए तो फिर क्लास तो में अगर हमने एक क्लास बना के दूसरी क्लास में अगर उसके एट्रीब्यूट्स को हमने कॉल करना हो, तो कंस्ट्रक्टर हम्म, कंस्ट्रक्टर खामखा मतलब उस लिखना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं चलेगा। हाँ, हाँ बिल्कुल, खामा या लिखना अगर हम पड़ेगा। सुपर से करें या वो दूसरा जो मेथड है उससे करें, हाँ अगर कॉल बिल्कुल, करना उस हो। क्लास का नाम नाम लिख के आगे कंस्ट्रक्टर लिख के, बिल्कुल। सही। अच्छा, तो यहाँ पर तो हमने ये कर दिया ना। अब वापस आते हैं उस बात पे जो हमने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में की थी। हमने कहा था इट इज व्हेन अ मेथड ऑफ अ सुपर क्लास इज रीडिफाइंड बाय द सब क्लास। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखो, यहाँ पर रेक्टेंगल क्लास ने एक कैलकुलेट एरिया का मेथड भी इनहेरिट किया है, बट
क्या जो रेक्टेंगल क्लास है वो एरिया कैलकुलेट करते हुए बस एरिया को एज इट इज रिटर्न कर देगा? नहीं, एरिया तो जीरो है, मगर ये जो रेक्टेंगल हमने बनाया है इट इज बेसिकली प्रॉपर शेप। ये ऐसी शेप है जो हम देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, विच वी नो हाउ इट लुक्स लाइक, वी नो हाउ इट लुक्स लाइक। तो हम उसको जो है क्या कहते हैं, उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ शेप क्लास का तो कोई एरिया कैलकुलेट नहीं हम कर सकते, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट दैट शेप इज, बट वी नो व्हाट अ रेक्टेंगल इज, और उसका एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो कैलकुलेट एरिया का फंक्शन है, जो इसकी सुपर क्लास ने तो डिफाइन तो किया हुआ है, बट उसने डिफाइन इस तरह किया हुआ बस कि जीरो रिटर्न किया हुआ है। हम जीरो नहीं रिटर्न करना चाहते, हम उसकी एक ज्यादा अच्छी, ज्यादा अप्रोप्रिएट डेफिनेशन लिखेंगे रेक्टेंगल क्लास। और इसी चीज को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इसी चीज को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं कि सुपर क्लास का एक मेथड, सुपर क्लास यानी शेप क्लास का एक मेथड कैलकुलेट एरिया जो उसने डिफाइन किया हुआ है, उसको हमने इनहेरिट किया, उसको हमने उससे अपने पास कॉपी किया, और उसको फिर दोबारा डिफाइन किया। तो मैं यहाँ पर जाके सिंपली कहूंगा एज इट इज, इसका जो वो है वो कॉपी करूंगा। मैं कहूंगा डिफाइन कैलकुलेट एरिया, उसमें सेल्फ भी पास करूंगा, उसमें मैं उसको रीडिफाइन करूंगा। सही है, रीडिफाइन कैसे करूंगा? मैं एज इट एरिया को रीड करूंगा। मैं कहूंगा इसका फॉर्मूला लगाऊंगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और ये विड्थ और हाइट कौन सी वाली है? ये रेक्टेंगल की अपनी विड्थ और हाइट है। तो ये होगा सेल्फ डॉट विड्थ, क्योंकि ये रेक्टेंगल की विड्थ है, इस ऑब्जेक्ट की विड्थ है, और सेल्फ डॉट हाइट क्योंकि ये उस रेक्टेंगल की उस ऑब्जेक्ट की विड्थ है। इसको मल्टीप्लाई करके कहाँ स्टोर करना है? हमने सेल्फ डॉट एरिया में स्टोर करना है, सेल्फ डॉट एरिया। तो ये तो सिंपल मैथ है ना, कि एरिया इज इक्वल टू विड्थ इनटू हाइट, दैट्स। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल है, उसका फॉर्मूला है सिर्फ, ठीक है। ये तो हमने सिंपल फॉर्मूला लगाना है, ए इज इक्वल टू डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई एच, ये तो वाला फॉर्मूला लगा, ठीक है। और एंड में जाहिर सी बात है कैलकुलेट एरिया जो है वो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा था, और वो वैल्यू क्या थी? एरिया की, तो हम वो रिटर्न कर देंगे। बट यहाँ पर आप नोट करो कि हमने उसके बिहेवियर को रीडिफाइन किया है, वो मेथड किस तरह काम करता है हमने उसको रीडिफाइन किया। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, this is an example of polymorphism. This is how polymorphism actually works, ठीक है? So I hope it is clear. बस सुपर क्लास से एक मेथड लिया, उसको डिफाइन कर दिया, पॉलीमॉर्फिज्म इस चीज हो गया। ठीक है। बताओ हमजा, ये चीज क्लियर है? हाँ, पक्की बात है, क्लियर? इधर आपने एरिया कैलकुलेट किया ना? हाँ, एरिया कैलकुलेट किया। कैलकुलेट एरिया का जो मेथड था उसको यहाँ पर मैंने दोबारा डिफाइन किया। कैसे? एरिया का पूरा प्रॉपर फॉर्मूला लगा के रेक्टेंगलों के लिए। डॉट एरिया, एरिया विथ हाइट, सही है। तो हमने ये बात की कि तो हमने बात की कि यहाँ पर जो है कहते हैं एक शेप क्लास है, उसने कैलकुलेट एरिया इम्प्लीमेंट किया। तो रेक्टेंगल क्लास ने शेप से वो मेथड जो है कैलकुलेट एरिया उसको इनहेरिट किया और उसको रीडिफाइन किया, ठीक है। इसी तरह जाकर हम क्या करते हैं, लेट्स से मैं एक और क्लास बनाता हूँ, और इस बार क्या कहते हैं, क्लास है ट्रायंगल, ठीक है। इस बार क्लास है ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक क्लास है ट्रायंगल, एंड इट इज गोइंग टू इनहेरिट फ्रॉम द क्लास शेप। ये शेप क्लास इनहेरिट करेगी, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यहाँ पर जाकर आई विल डिफाइन द कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस क्लास, ठीक हो गया। कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हुए जो ट्रायंगल होता है उसकी, लेट से हमारे पास एक वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें क्या होगा हमारे पास? उसमें सिंपली विल हैव सेल्फ, ठीक है, बेस और हाइट। ये मेरे पास उसके वो होते हैं। जनरली लेट से ट्रायंगल है, उसकी बेस और हाइट ही हमारे पास है। नॉर्मली ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, ठीक है, बट वी विल जस्ट से कि हमारे पास उसकी बेस और हाइट है।
हम एक ज़्यादा सिंपल किस्म का ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है। हम मतलब इस किस्म का ट्राइंगल जो है वो बना रहे हैं। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट ओवर हियर। हमारा जो ट्राइंगल है वो यहाँ इस तरह का ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ इस तरह का ट्राइंगल है, ठीक है। यानी कि उसकी जो बेस है और उसकी जो हाइट है, या इस केस में उसकी जो यूं करके बेस है या उसकी यूं करके जो हाइट है, वो ज़्यादा रेलेवेंट, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जाकर मैं अगेन कहूँगा सेल्फ डॉट बेस इज इक्वल टू बेस एंड सेल्फ डॉट हाइट इज इक्वल टू हाइट। और इसमें होगा क्या, इसमें यहाँ पर मैं सुपर का कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर दूंगा। मैं सुपर डॉट ब्रैकेट्स डॉट आई एन आई टी लाइक दिस, ओके, डबल अंडरस्कोर आई एन आई टी डबल अंडरस्कोर, ठीक है। तो मैंने इधर मैंने शेप क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, सही है। शेप क्लास कंस्ट्रक्टर was called। हमजा ये तो क्लियर है ना बिल्कुल? हाँ हाँ। अच्छा, देखो यहाँ पर जो है ना शेप क्लास से ट्रायंगल भी इनहेरिट कर रहे हैं, तो ट्रायंगल के पास भी एरिया होगा, वो भी कैलकुलेट एरिया मेथड को इनहेरिट करेगा, ठीक है, एरिया एट्रीब्यूट को भी करेगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है ट्रायंगल का, सही है। एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसको हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और देखो कैलकुलेट एरिया जो हमारे पास एक मेथड है ना, वो शेप से आ रहा था। शेप ट्रायंगल क्लास की सुपर क्लास है। इसी को हम रीडिफाइन करेंगे, इसको हम दोबारा लिखेंगे, इसको हम डिफरेंट तरीके से लिखेंगे, और इसी चीज को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। मैं डॉट एरिया, एरिया किसके इक्वल है? 1/2, यानी कि 0.5, 1/2 0.5 होता है, मल्टीप्लाइड बाय सेल्फ डॉट बेस मल्टीप्लाइड बाय सेल्फ डॉट हाइट। यानी कि मैंने सिंपल जो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है, विच इज एरिया इज इक्वल टू 1/2, सही है, 1/2 या 0.5, ठीक है, 0.5 भी आप इसको लिख सकते हो, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है। ए से मेरे पास एरिया बनता है, बी से बेस, ए से हाइट। और ये मैंने सही। सिंपल, ये तो मैथ्स की एक चीज है, सिंपल एरिया इंप्लीमेंट, एरिया का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके एरिया कैलकुलेट किया, इन द एंड आई विल जस्ट रिटर्न सेल्फ डॉट एरिया, दैट्स इट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो सेल्फ डॉट एरिया का मेथड था जो शेप से इनहेरिट हुआ था, उसको मैंने रीडिफाइन किया, उसको मैंने दोबारा से डिफाइन किया। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये भी पॉलीमॉर्फिज्म की एक एग्जांपल है, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, तो ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म। सुपर क्लास होती है, सब क्लास होती है। सब क्लास सुपर क्लास एक मेथड लेती है, उसको रीडिफाइन करती है, उसका कोड दोबारा लिखती है, उसके अंदर का कोड, दैट्स इट, इसको पॉलीमॉर्फिज्म। हम्म। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म को मेथड ओवरराइडिंग भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि आप एक मेथड लेके उससे ओवरराइड कर रहे हो, सही है, उसे रीडिफाइन कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सही है, कि पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग, सही है, मेथड ओवरराइडिंग। अच्छा, हमजा मुझे बताइए, सारी चीजें क्लियर हैं? हाँ। अच्छा, अगला टॉपिक पढ़ते हैं, और वो बहुत आसान है। अगला टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, मेथड ओवरलोडिंग के नाम से, मेथड ओवरलोडिंग। अच्छा, आपकी बुक में इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंडर डाला हुआ है, ठीक है, बट ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ही हो। इसको आप जर्नली क्या कहते हैं, मेथड्स के साथ, फंक्शंस के साथ भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये कहते हैं कि व्हेन टू और मोर functions
have the same name, दो फंक्शंस या दो मेथड्स का नाम सेम होता है बट दे परफॉर्म अ डिफरेंट एक्शन, वो जो एक्शन परफॉर्म करते हैं वो डिफरेंट होता है एंड द नंबर ऑफ पैरामीटर्स या द टाइप ऑफ पैरामीटर्स दे टेक इज डिफरेंट. सही है. सो when two or more functions have the same name but the number या type and or type of parameters they have is different. कैसे मैं आपको समझाता हूँ. ठीक है. एंड ऑल्सो मैं लिखता हूँ एंड ऑल्सो their behavior is different या their the actions that they perform are different. जब मैं फंक्शन के लिहाज से या मेथड के लिहाज से बिहेवियर की बात करता हूँ तो वो फंक्शन किस तरह काम करता है, वो मेथड किस तरह काम करता है, मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ. ठीक है. their behavior is different. ठीक है. बहुत इजी, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. थोड़ा सा भी हम इसको एग्जांपल्स देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. मैं कह रहा हूँ कि जब दो या दो से ज्यादा फंक्शंस ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनका नाम सेम होता है, ये जरूरी बात है, दे हैव द सेम नेम. ठीक है. दे हैव द सेम नेम but the number or type of parameters, ठीक है, parameters is different and their behavior could also be different. ठीक है. their behavior could also be different. अच्छा, कैसे, मैं आपको देखा एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है, एक मेथड है. मेथड फंक्शन एक ही चीज होती है. अच्छा, एक फंक्शन है, क्या कहते हैं, प्रिंट वैल्यू के नाम से. प्रिंट वैल्यू के नाम से ये प्रिंट वैल्यू का फंक्शन, ठीक है, क्या करता है, इंटीजर को लेता है. सही है. और उसको प्रिंट करता है. तो ये क्या करता है, टेक्स एन इंटीजर वैल्यू एंड प्रिंट्स इट. एक और फंक्शन है, उसका नाम भी है प्रिंट वैल्यू, उसका नाम भी सेम है, प्रिंट वैल्यू. बट ये क्या करता है, ये एक स्ट्रिंग को लेता है, उसको प्रिंट कर देता है. टेक्स अ स्ट्रिंग वैल्यू एंड प्रिंट्स इट. टेक्स अ स्ट्रिंग वैल्यू एंड प्रिंट्स इट. और इसी तरह ये फंक्शन है प्रिंट वैल्यू के नाम से, सेम नाम है बट इसकी जो पैरामीटर की टाइप है वो डिफरेंट है. इट टेक्स अ डेसिमल वैल्यू एंड प्रिंट्स इट. डेसिमल वैल्यू एंड प्रिंट्स इट. तो अब नोट करो यहाँ पर कि तीनों जो फंक्शन है उनके नाम सेम है. उनके नाम क्या है, उनके नाम हमारे पास सेम है. ये भी प्रिंट वैल्यू है, ये भी प्रिंट वैल्यू है, और ये भी प्रिंट वैल्यू है. मगर मगर ये एक पैरामीटर लेता है इंटीजर टाइप का, ये लेता है स्ट्रिंग टाइप का, ये लेता है डेसिमल टाइप का. ठीक है. टाइप डिफरेंट है, टाइप डिफरेंट है. तो यहां पर आप मेथड ओवरलोडिंग कर रहे हो. एक ही नाम का मेथड है, ज्यादा से बना रहे हो. ठीक है. एक ही नाम की ज्यादा से मेथड्स बना रहे हो बट उनसे काम डिफरेंट ले रहे हो. एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल जो है, क्या कहते हैं, मेथड ओवरलोडिंग की, ये हो सकती है कि मेरे पास एक मेथड है ऐड के नाम से. ठीक है. जो लेट से दो वैल्यूज लेता है ए और बी, और इनको क्या करता है, सिंपली ऐड कर देता है, एड्स ए एंड बी. इसी तरह मेरे पास एक और मेथड है ऐड के नाम से, सेम नाम है, वो ए बी सी को लेता है और क्या करता है, ऐड कर देता है, एड्स ए बी एंड सी. इसी तरह एक और मेरे पास मेथड है ए ऐड के नाम से. सही है. वो ए बी सी डी लेता है और तीनों को ऐड, चारों को ऐड करता है, ए बी सी डी. यानी कि ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये करता है ए प्लस बी,
ये करता है a प्लस बी प्लस सी, ये करता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगेन आप नोट करो तो तीनों जो मेरे पास फंक्शंस हैं, जो मेथड्स हैं, उनका नाम सेम है, बट इस केस में उनके जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं वो डिफरेंट है। ये 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है या 2 पैरामीटर्स लेता है, ये 3 लेता है, ये वाला 4 लेता है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, मेथड ओवरलोडिंग हो रही है, वहां पर भी ओवरलोडिंग हो रही है। ये जो हमने पहली एग्जांपल देखी थी ये वाली, इसमें भी मेथड ओवरलोडिंग है। ये जो एग्जांपल हमने देखी थी, इधर भी मेथड ओवरलोडिंग है, बस ये कि डिफरेंट किस्म की है। यहां पर टाइप का डिफरेंस है, इंटीजर, स्ट्रिंग, डेसिमल। यहां पर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस। पाइथन में आप पहली वाली ये वाली किस्म है, यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट दिस इन पाइथन। सही है, ये आप पाइथन में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि पाइथन में आप एक पैरामीटर की, एक वेरिएबल की डेटा टाइप को नहीं डिफाइन कर सकते। सो लाइक यू कैन से कि दिस इज नॉट वेरी एप्लीकेबल इन पाइथन। ठीक है, शायद मॉडर्न पाइथन में आप कर भी सको, बट इट्स नॉट वेरी एप्लीकेबल इन पाइथन। सही है, यू कांट रियली अप्लाई दिस इन पाइथन। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा you can't apply this in Python. You can't apply this in Python. इसको आप पाइथन में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर जाकर इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। अच्छा, ये जो दूसरी वाली होती है ना, यू कैन समवट इम्प्लीमेंट दिस इन पाइथन, इसको आप टू सम एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, उस तरह नहीं जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस में की जाती है, बट यू कैन इम्प्लीमेंट दिस इन पाइथन टू सम एक्सटेंट। ठीक है, we can implement this in Python, and this in Python to some extent। ठीक है, मतलब हम ये पाइथन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मॉडर्न पाइथन में तो वो पिछली वाली भी कर सकते हैं, बट आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से मतलब कुछ ज्यादा इसके बारे में बात नहीं की गई पाइथन के लिहाज से। ठीक है, तो ये होती है मेथड ओवरलोडिंग। मेथड का नाम सेम रखो, पैरामीटर्स की टाइप चेंज कर दो, या पैरामीटर्स की नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज कर दो। हमजा ये क्लियर है? हाँ। अच्छा, यहां पर जाकर अब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं लिख रहा, मैं सिंपल वो लिख रहा हूँ, जो मतलब सिंपल कोडिंग कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर ऐड के नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ, उसमें मैं कहता हूँ ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, और सी की मैं डिफॉल्ट वैल्यू 0 दे देता हूँ। सी की मैं डिफॉल्ट वैल्यू 0 दे देता हूँ। ए बी सी, सी की डिफॉल्ट वैल्यू मैंने 0 दे दी। मैं स्क्रीन पे रिटर्न कर देता हूँ, सिंपल रिटर्न करता हूँ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हम क्या इंप्लीमेंट करें, मेथड ओवरलोडिंग इन पाइथन। मेथड ओवरलोडिंग इन पाइथन। ठीक है, अच्छा, क्या किया मैंने, ए बी सी 3 वैल्यूज बनाई, तीनों का सम कर दिया। अब देखो यहाँ पर सी ऑप्शनल है। सी ऑप्शनल का मतलब है कि सी में दे भी सकता हूं, नहीं भी दे सकता। तो जब मैं सी दूंगा तो इसके 3 आर्ग्यूमेंट्स बन जाएंगे, ए बी सी। जब मैं सी नहीं दूंगा तो इसके 2 आर्ग्यूमेंट्स बन जाएंगे। तो मेथड ओवरलोडिंग हो गई कि नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जेट से कहता हूँ ऐड 1 2, और ऐड 1 2 3। पहला वाला फंक्शन 1 और 2 को ऐड कर रहा है, दूसरा वाला 1 2 और 3 को ऐड कर रहा है। ठीक है, पहला वाला 1 और 2 को ऐड कर रहा है, दूसरा वाला 1 2 और 3 को ऐड कर रहा है।
मेथड ओवरलोडिंग हो रही है ना, एक ही नाम का फंक्शन डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। दोनों की वैल्यू को मैं प्रिंट करूंगा तो काम करेंगे। पहली वाली में सी है बट जीरो है, सो सी इज जीरो। इन दिस एग्जांपल सी इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, 3। इसको मैं यहां पर भी प्रिंट कर देता हूं, रन करता हूं, तो पहले वाले में मुझे 3 शो हुआ, दूसरे में 6। तो काम ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, काम ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हमजा मुझे बताओ ये कुछ क्लियर है? हाँ मेथड ओवरलोडिंग पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट होती है? आप पैरामीटर्स को डिफॉल्ट बना देते हो, मतलब यहां पर मैं जाके डी भी डाल सकता हूँ। मैं कहता हूँ डी इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 करते हैं, डी इज इक्वल टू 0, तो प्लस डी भी कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर जाके प्रिंट ऐड 1 2 3 4 भी कर सकता हूँ। इसमें क्या होगा, इसमें मेरे पास यहाँ पर सी भी 0 होगा और डी भी 0 होगा, पहले वाले केस में, क्योंकि ना मैंने सी स्पेसिफाई की है ना डी की है। दूसरे वाले केस में C3 होगा, डी जो है वो क्या होगा, जीरो। 0 होगा बिल्कुल। और इसमें मेरे पास C3 होगा और डी क्या होगा, 4 और होगा। अब रन करूंगा तो स्क्रीन पे 6 8 10 शो होगा, सॉरी सॉरी 3 6 10 3 6 8। शो होगा, बिल्कुल। तो ये मतलब मेथड ओवरलोडिंग हो रही है ना, मेथड जो है एक ही है, बट वो आप क्या कर रहे हो, उसके नाम उसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट है। यही चीज़ अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कर दूंगा तो वो हो जाएगी, क्या कहते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। मतलब मेथड ओवरलोडिंग ही होगी बस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक क्लास में ऐसे दो मेथड्स बनाएंगे, ठीक है, जिसमें एक आध या दो मेथड्स तो नहीं बनाएंगे, एक ही बनाएंगे, जिसमें एक पैरामीटर जो है वो उसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू होगी, तो आप वो ना भी पास करो या कर भी दो तो फर्क नहीं पड़ता। तो उससे आप उस मेथड को विद डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स कॉल कर सकते हो, बस ये फर्क है। ठीक है। तो ये मेथड ओवरलोडिंग हो गई, ठीक है, मेथड क्या हो गई, ओवरलोडिंग हो गई। तो मुझे बताओ अभी तक कोई क्वेश्चन वगैरह है आपका? नहीं इसमें तो नहीं है, तो अच्छा, जब बेसिक्स समझ आ गया इसका। ठीक है। और दूसरा ये कि मैंने था वो बताया, ये वाली जो है ना, ये वाली हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि पाइथन में अगर मैं जाके यहाँ पर कहता हूँ ना, लेट से एक फंक्शन बनाता हूँ, डिफाइन प्रिंट वैल्यू एक्स। अब एक्स की कोई भी डेटा टाइप हो सकती है, सही है, और मतलब मैं यहाँ पर सिंपल प्रिंट कर देता हूँ एक्स को, ठीक है। तो हम्म, मैं यहाँ पर कहता हूँ प्रिंट वैल्यू, और इसमें जैसे 1 भी डाल सकता हूँ, इसमें जैसे हमजा भी डाल सकता हूँ, इसमें लेट से कोई वो भी डाल सकता हूँ 1.555, या इसमें लेट से बूलियन भी डाल सकता हूँ, तो सारे स्क्रीन पे मुझे शो होंगे ही होंगे, देखो। हाँ तो ये एक तरह मतलब कह लो कि अच्छा मेथड ओवरलोडिंग हो रही है, कह सकते हो। तो मतलब एक्चुअल में तो मेथड ओवरलोडिंग नहीं है। मेथड ओवरलोडिंग इन एसेंस हम इस चीज को कहते हैं कि हम मल्टीपल मेथड्स बना रहे हैं, हम मल्टीपल फंक्शंस बना रहे हैं। यहाँ पर मल्टीपल फंक्शंस तो नहीं कहीं बन रहे, फंक्शन तो एक ही बन रहा है, हाँ उसको यूज हाँ डिफरेंट तरीके से किया जा रहा है, तो एक तरह कहा जा सकता है। हाँ, क्योंकि वैसे भी एक्स तो कुछ भी हो सकते हैं ना, कोई उसको बिल्कुल मतलब हम कहा तो नहीं, स्ट्रिंग है या इंटीजर है या डेसिमल है। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। अच्छा, एक दो छोटी छोटी चीजों की बात करते हैं, फिर हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है पेपर 4 के लिहाज से ख़त्म हो जाएगी। उस पर फिर हम इंशाल्लाह कल एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है, लेटेस्ट कोशिश करेंगे करें।
और उसके साथ साथ जो है क्या कहते हैं, फिर पेपर 3 की बात करेंगे। पेपर 3 में तो ये है कि मैं आपको सूडो कोड का सिंटैक्स बता दूंगा कि क्या होता है, होगा ख़त्म। मतलब पेपर 3 में सिर्फ ये है कि सूडो कोड आ जाता है बीच में, एक सूडो कोड आ जाता है, और एक और चीज़ होती है क्लास डायग्राम, उसकी भी पेपर 3 में ही बात कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपको क्लास डायग्राम बनाने का कह सकता है, और एक आध क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। और इस बार इंशाल्लाह वीकेंड पे भी कोशिश करते हैं कि क्लास ले लें। तो एक दो चीज़ों की बात कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, हम क्लास को क्या कहते हैं ख़त्म कर लेंगे। तो मुझे 1 मिनट देना। अच्छा। हम्म। एक चीज़ होती है, एक चीज़ होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। 1 मिनट। अच्छा। अच्छा, एक चीज़ होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जिसको हम कहते हैं कंटेनमेंट। कंटेनमेंट, इसको जो है क्या कहते हैं हम, एग एग्रीगेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? एग्रीगेशन भी कहते हैं, एग्रीगेशन। अच्छा, ज्यादा कॉमन नाम इसका और एग्जाम में यूज होने वाला कंटेनमेंट है, ठीक है। कंटेनमेंट जो है वो वर्ड कंटेन से निकली है, कंटेन, ठीक है। ये क्या होता है इसकी हम बात करते हैं। बेसिकली बहुत सिंपल है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच वन क्लास कैन कंटेन अनदर क्लास। ओके, प्रोसेस या मतलब इट जस्ट मीन्स दैट वन क्लास कैन कंटेन अनदर क्लास, सही है। सो प्रोसेस, सही है, बाय विच one class can contain another class। यानी एक क्लास जब दूसरी क्लास को कंटेन करती है, यानी एक क्लास के अंदर आप दूसरी क्लास को यूज करते हो, ठीक हो गया, तो उसको कंटेनमेंट कहते हैं, ठीक है। एक क्लास के अंदर किसी दूसरी क्लास के यूज होने को कंटेनमेंट कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। वन क्लास कैन कंटेन व्हाट, अनदर क्लास। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्लास है कोर्स के नाम से, ठीक है। एक क्लास है कोर्स के नाम से, तो एक क्लास है मेरे पास कोर्स के नाम से, ठीक है। अच्छा, इसका मैं पाइथन कोड लिखता हूँ, पाइथन कोड इन कोलैब। मैं कोलैब में जाके इसका पाइथन कोड लिखता हूँ। मेरे पास एक क्लास है कोर्स के नाम से, मैं यहाँ पर जाके कहता हूँ कोर्स, ठीक है, सॉरी, क्लास कोर्स। अच्छा, यूनिवर्सिटी का लेट से कोर्स है। अब यूनिवर्सिटी का कोर्स है, तो उसमें लेट से हमारे पास दो तीन चीजें होंगी उसकी। लेट से फॉर एग्जांपल उसका एक एट्रीब्यूट ये है कि उस कोर्स का नाम क्या है। एक एट्रीब्यूट उसका ये है कि उसके क्रेडिट्स कितने हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में एक चीज़ होती है क्रेडिट्स, ठीक है, मतलब कि जो कोर्स ज़्यादा ज़रूरी होता है, ज़्यादा लंबा होता है, उसके क्रेडिट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक हो गया। आपने पूरी डिग्री के अंदर कुछ नंबर ऑफ क्रेडिट्स को कंप्लीट करना होता है, ठीक है, तो आपकी पूरी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। 180 होते हैं, 240 होते हैं, डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट होते हैं, ठीक हो गया। क्रेडिट्स या 1 हो सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज में सिर्फ 1 2 3 तक होती हैं, कुछ में 1 से लेकर 7 तक भी होती हैं, 8 भी होता है, 10 भी, 15 भी, इस तरह, ठीक है। ये सिर्फ आपको कोर्स की वैल्यू बताते हैं, कितना ज़रूरी कोर्स है। अच्छा, नेम हो गया, उसका कोर्स हो गया। अच्छा, और बस यही दो चीज़ें रखते हैं, ठीक है, सिंपल सा रखते हैं इसको। नेम, क्रेडिट्स, और भी हम इसमें चीज़ें डाल सकते हैं, बट इसको हम सिंपल रखते हैं। फिर हमारे पास क्या कहते हैं, एक और वो है क्लास, लेट से टीचर के नाम से, ठीक है, या प्रोफेसर या टीचर, प्रोफेसर के नाम से, ठीक है। अच्छा, इस क्लास के बारे में, प्रोसेसर नहीं, प्रोफेसर। अच्छा, इस क्लास के बारे में मजीद बात करने से पहले
मैं ये जो नेम और ये जो कोर्स क्लास है इसका जाके कोड कंप्लीट कर ले। मैं यहाँ पर जाए कहूँगा DEF डबल अंडरस्कोर INIT डबल अंडरस्कोर सेल्फ पास किया, नेम पास किया, क्रेडिट पास किया, ठीक है। एंड आई सिंपली से सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट क्रेडिट्स इज इक्वल टू क्रेडिट्स, हो गया। अच्छा, गेटर सेटर्स इस वक्त नहीं बनाते, ना इनको प्राइवेट करते हैं, कुछ भी नहीं करते, सिंपल से हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, मैं इनको प्राइवेट बनाया, कुछ भी नहीं किया। अच्छा, फिर हम क्लास बनाते हैं प्रोफेसर के नाम से। अब जो प्रोफेसर है वो कोई कोर्स पढ़ाएगा, ठीक है, तो प्रोफेसर कोर्स पढ़ाएगा, और जो प्रोफेसर है इसका अपना लेट्स से क्या कहते हैं, इसके अपने एट्रीब्यूट्स होंगे। लेट्स से इस प्रोफेसर का नाम है, ये प्रोफेसर जो है क्या कहते हैं, लेट्स से इसका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, वो कितना है वो हम करते हैं, और ये जो है कौन सा कोर्स पढ़ाता है वो भी हम नोट करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ चीजें नोट की, एक उसका नाम, एक उसका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, और एक उसका कोर्स। प्रोफेसर का नाम क्या है, कितने साल उसने पढ़ाया है, और वो क्या कौन सा कोर्स पढ़ा है। अब हम जाके ये प्रोफेसर के लिए कोड लिखते हैं कोलैब नोटबुक के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर जाएंगे हम, तो मैं कहूँगा क्लास प्रोफेसर, कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे तो DEF डबल अंडरस्कोर INIT डबल अंडरस्कोर, पहले सेल्फ पास करेंगे, फिर आप जाकर मैं यहाँ पर पास करूंगा लेट्स से प्रोफेसर का नेम, ठीक है। अब ये नेम इस क्लास के अंदर प्रोफेसर का नाम है, ये नेम क्लास के अंदर कोर्स का नाम है, तो ये डिफरेंट है। फिर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सही है, तो ईयर लेते हैं। फिर कोर्स के वो कोर्स कौन सा पढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, वही सेल्फ डॉट ईयर्स इज इक्वल टू ईयर्स, सेल्फ डॉट कोर्स इज इक्वल टू कोर्स। अच्छा, अभी क्या जरूरी बात है, ये जो नेम है ना प्रोफेसर का, ये एक होगा स्ट्रिंग, ये क्या होगा, ये स्ट्रिंग होगा, यानी उसका नाम स्ट्रिंग होगा, ठीक है, जो भी नाम है उसका हम स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखेंगे। कितने साल उसने पढ़ाया है वो एक इंटीजर होगा, कितने साल उसने पढ़ाया है वो एक इंटीजर होगा, मगर वो कौन सा कोर्स पढ़ा रहा है, ये जो हमारे पास चार बेसिक डेटा टाइप्स हैं उनमें से कोई डेटा टाइप नहीं होगी। ये जो हमने क्लास बनाया है, जो हमने क्लास बनाई है कि वो उसका एक ऑब्जेक्ट होगा, so it will be basically an object of class course। क्योंकि ये जो क्लासेस होती हैं, ठीक हो गया, इनके ऑब्जेक्ट्स को हम एज मतलब वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं, राइट, वेरिएबल्स के तौर पर इनको यूज किया जा सकता है। इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज, स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन, फ्लोट एक सिंगल वैल्यू होता है, ठीक है, एक सिंगल वेरिएबल, एक सिंगल वैल्यू होती है। जो क्लास होती है उसमें मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, और उसके साथ साथ उन वैल्यूज के ऊपर जो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो वो भी साथ ही होते हैं। तो यहाँ पर हम क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को एज डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि दे कैन बी स्टोर्ड इन वेरिएबल्स, उनकी पास भी वैल्यूज होती हैं, उन पर भी आप मेथड्स बना सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो प्रोफेसर क्लास है इसके अंदर एक और क्लास है जो हम यूज कर रहे हैं, और वो है कोर्स। तो मैं आपको शो कराता हूँ, मैं यहाँ पर लेट से कोर्स बनाता हूँ, कोर्स या C1 या कोर्स 1 इज इक्वल टू कोर्स, इसके अंदर मैं कोर्स का नाम पास करूंगा, लेट्स से इट इज मैथ्स, उसके क्रेडिट्स लेट्स से 5 क्रेडिट्स, कोर्स का नाम और उसके क्रेडिट्स। फिर मैं यहाँ पर जाके कहूंगा प्रोफेसर 1 इज इक्वल टू प्रोफेसर, अब प्रोफेसर का नाम लेट्स से अली है, प्रोफेसर का नंबर लाइक ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लेट्स से 7 है, और फिर कोर्स। अब यहाँ पर ये जो कोर्स है ना, ये इन इटसेल्फ एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, ये कोई सिंगल वो नहीं है, मतलब कोई सिंगल स्ट्रिंग या इंटीजर या बूलियन या फ्लोट नहीं, ये भी पूरा का पूरा एक क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मैं वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा इस जगह के ऊपर,
मैं पूरा का पूरा वो ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा। सो आई विल जस्ट से कोर्स 1। तो अब क्या होगा, इस वेरिएबल के अंदर सेल्फ डॉट कोर्स, यानी कि इसका जो सेल्फ का, इसका जो कोर्स एट्रीब्यूट है, ये जो प्रोफेसर क्लास का कोर्स एट्रीब्यूट है, इसके अंदर वी हैव एन ऑब्जेक्ट, हमारे पास पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, एक क्लास की इंस्टेंस पड़ी हुई है। तो ये सीन है, ये कंटेनमेंट है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये क्या हो रही है, कंटेनमेंट, कंटेनमेंट हो रही है, क्योंकि ये नीचे अली प्रोफेसर के क्लास साथ जो कंटेन्स अनदर क्लास। क्या हुआ? ये कोर्स वन जो आपने लिखा है अली 7 और कोर्स वन ना, ये कोर्स वन मतलब मैथ्स को रेफर करेगा उधर जाके। हम्म, इसको मैथ्स और इस एक नेम है जो मैथ्स है, एक क्रेडिट्स है जो 5 है। हम्म मतलब यहाँ पर जाके मैं इसको रन करता हूँ तो कोड बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं जाके कह सकता हूँ, तो मैं कहता हूँ प्रिंट प्रोफेसर 1 डॉट नेम, रन करूंगा, स्क्रीन में मुझे अली शो हो जाएगा, प्रोफेसर 1 का नाम है। प्रोफेसर 1 हम्म की ईयर्स भी हम प्रिंट कर सकते हैं, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 7 है। अच्छा, अगर मैं इसका जाके कोर्स प्रिंट करूं, कोर्स 1, इसका कोर्स, सॉरी, क्योंकि इसके एट्रीब्यूट का नाम तो कोर्स है ना, कोर्स 1 तो हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम है, इसके प्रोफेसर के एट्रीब्यूट तो कोर्स है। तो मैं इसको रन करूंगा तो आपको बड़ी अजीब सी एक चीज शो हो रही है। वो कह रहा है मेन डॉट कोर्स ऑब्जेक्ट एट दिस, मतलब आप यहाँ पर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहे हो। मतलब मैंने ये बेसिकली इसी तरह है जैसे मैं एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट कर दूं, यानी कि यहाँ पर जाकर अगर मैं इसको कमेंट आउट करके ये जो कोर्स 1 का ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पर प्रिंट कर दूं, प्रिंट कोर्स 1 एज इट इज, तो स्क्रीन में मुझे ऐसी ही चीज नजर आएगी, स्क्रीन पे मुझे ऐसी ही चीज हम्म नजर आएगी। तो ये बेसिकली असल में यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि मेन, मेन आपके इस प्रोग्राम को कहते हैं जिसमें हम लिख रहे हैं, ये जो हम जिधर कोडिंग करें ना, इसका नाम है मेन प्रोग्राम, इसको ठीक है। इससे लिख, कह रहे इसके अंदर जो कोर्स क्लास है उसका ये ऑब्जेक्ट है, और ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, ये मेमोरी की इस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, ये मेमोरी की लोकेशन का नंबर है। ये हेक्साडेसिमल अच्छा फॉर्मेट में, ओ एक्स का मतलब होता है हेक्साडेसिमल, और ये आगे हेक्साडेसिमल सही है। कैरेक्टर है। तो बेसिकली आपको कह रहे हैं कि ये जो आपने चीज प्रिंट की है ना कोर्स 1, इसके अगेंस्ट में आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यू तो नहीं दिखा सकता ना, कि मतलब एक वैल्यू, क्योंकि उसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं। तो वो जो है कि कहते हैं हम्म सिंपल मैसेज दिखा देता है कि मेन प्रोग्राम के अंदर ये कोर्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट है जो हमारे पास मेमोरी में इस जगह पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं अगेन कोर्स 1 डॉट नेम जाके लेट से करूँ, ठीक है, हाँ, वो फिर मुझे स्क्रीन पर लेट से मैथ्स दिखा देगा, या मैं अगर कोर्स 1 डॉट क्या कहते हैं क्रेडिट्स जाके करूँ तो वो मुझे स्क्रीन पे जो है क्या कहते हैं 5 दिखा देगा। ठीक है, तो उसके स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स जिनकी वैल्यूज डिफाइंड है वो तो मुझे दिखा देगा। अच्छा, अब मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, यहाँ पर हम वापस आते हैं। मैंने कहा था प्रिंट प्रोफेसर 1 डॉट कोर्स, अब ये कोर्स एक पूरा का पूरा खुद से ऑब्जेक्ट है, प्रोफेसर 1 एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये कोर्स भी एक ऑब्जेक्ट है। तो मैं कह सकता हूँ कोर्स डॉट नेम, यानी प्रोफेसर 1 का जो कोर्स है उसका नाम प्रिंट कर दो। तो रन करूंगा तो स्क्रीन पे मैथ शो हो जाएगा, प्रोफेसर 1, अगर हम वो प्रिंट करें प्रोफेसर वन डॉट कोर्स वन अगर हम लिखे, कोर्स 1 लिखेंगे तो कहेगा कि प्रोफेसर हैज, ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट कोर्स 1। कोर्स 1 तो यहाँ पर इसका नाम है ना, ये जो वो है क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, इसको मैं C1 कहता हूँ, कंफ्यूजन ना हो जाए। असल तो ठीक है। जो एट्रीब्यूट है प्रोफेसर्स के वो नेम, ईयर्स और कोर्स है, उसका अच्छा एट्रीब्यूट का अच्छा नाम। अच्छा यहाँ कोर्स 1 तो हमने एक ऑब्जेक्ट का नाम रखा हुआ था। सही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कोर्स
ये कोर्स, इसको C1 कह देते हैं। अच्छा, इसी तरह मैं कह सकता हूँ प्रोफेसर 1 के कोर्स एट्रीब्यूट जो कि खुद एक ऑब्जेक्ट है, उसके क्रेडिट्स मुझे प्रिंट करके दिखाओ। सो इट विल शो मी द क्रेडिट्स ऑन द स्क्रीन व्हिच इज 5। ठीक है। ये मुझे बताओ हमजा, क्लियर है? हम्म, कोर्स डॉट क्रेडिट मतलब ये प्रोफेसर 1 के कोर्स में जाके उधर क्रेडिट्स देख के वो प्रिंट कर रहा है ना? बिल्कुल हाँ। सही है। हम्म, ठीक है, क्लियर है ये? हाँ। अच्छा, सही है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम आखिरी चीज की बात करते हैं फिर क्लास खत्म करते हैं। आखिरी चीज क्या है? आखिरी चीज है, एक चीज होती है उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टर। हमने कंस्ट्रक्टर की बात की। कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट को बनाता है, उसकी ऑपोजिट एक चीज होती है डिस्ट्रक्टर, वो एक ऑब्जेक्ट को खत्म करता है। बस इतनी सी बात है। डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर की हम बात करते हैं, और ये बहुत छोटा सा और बहुत मामूली सा कॉन्सेप्ट है, इतना यूज नहीं होता है। सही है, और कोडिंग के लिहाज से भी इसका कुछ इतना वो नहीं है। इट सिंपली रिमूव्स या डिस्ट्रॉयज या डिलीट्स एन ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। हाउ डू वी यूज इट? हम del का कीवर्ड यूज करके आगे ऑब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं, यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है। ये इसको यूज करने का तरीका। ठीक है, इससे कंस्ट्रक्टर डिलीट हो जाता है? नहीं 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 नहीं, ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है। इट रिमूव्स एन ऑब्जेक्ट। अच्छा अच्छा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट बनता है, डिस्ट्रक्टर से वो खत्म हो जाता है। यहाँ पर जाके लेट्स से अगेन मैंने कोर्स क्लास यहाँ पर दोबारा डिफाइन करता हूँ। ठीक है, एज इट इज सारा उसका कोड छापा। सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी सिंपल सी एक क्लास है। मैं कहता हूँ C1 इज इक्वल टू कोर्स, वही मैथ्स 5। यहाँ पर मैं गया, मैंने प्रिंट किया C1 डॉट नेम, स्क्रीन पे मुझे मैथ्स शो हो गया। फिर मैं गया यहाँ पर और मैंने कहा del C1, यानी C1 को डिलीट कर दो। डिलीट द ऑब्जेक्ट C1, C1 ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दो। डिलीट द ऑब्जेक्ट C1। फिर अगर मैं जाके कहूँ प्रिंट C1 डॉट नेम, तो देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पर मैंने पहले उसका नाम प्रिंट किया तो वो तो मैथ्स मुझे स्क्रीन पर शो हो गया। फिर मैंने डिलीट कर दिया ऑब्जेक्ट को, यानी प्रोग्राम से निकाल दिया। इस लाइन के बाद जितनी भी लाइनें हैं, जितनी भी लाइनें, उसमें हमारा ये C1 ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पर जब मैंने दोबारा उसका नेम प्रिंट किया तो वो कहते हैं C1 इज नॉट डिफाइंड, प्रोग्राम को पता ही नहीं कि C1 क्या है। सही। डिलीट। ठीक हो? सही। अच्छा यार, छोटी सी चीज है उसको डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम परस्पेक्टिव से इतनी जरूरी नहीं है। मतलब शायद ही आपको कभी कोर्स में कहे कि डिलीट एन ऑब्जेक्ट, सॉरी एग्जाम में कहे, बट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो मेरे पास क्या कहते हैं क्लास है ना, इसके अंदर किसी भी क्लास के अंदर मैं अपना कस्टम डिस्ट्रक्टर भी बना सकता हूँ। ये मैंने अपना कस्टम कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। सही है, ये कंस्ट्रक्टर है कस्टम, क्योंकि मुझे पता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो हर क्लास के पास होता ही होता है ना। मैंने अपना कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, डिस्ट्रक्टर भी मैं बना सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? डिस्ट्रक्टर भी। डिस्ट्रक्टर किस तरह बनाते हैं? अगेन डिस्ट्रक्टर एक फंक्शन है। ठीक है, डिस्ट्रक्टर एक फंक्शन है।
तो यहाँ पर आप जाए करते हो DEF, और जिस तरह हर जो क्या कहते हैं क्लास का एक फंक्शन है उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है, जैसे कंस्ट्रक्टर का नाम होता है $INIT $, डिस्ट्रक्टर का नाम होता है $DEL $, ये डिस्ट्रक्टर का नाम होता है, वही डिलीट से निकला है, और वो जो डेल कीवर्ड हमने यहाँ पर यूज किया वही है। बट ये $, आगे पहले भी डालते हैं बाद में भी डालते हैं, ये बस स्टैंडर्ड कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, एक तरीका है फंक्शंस को नाम देने का। ठीक है, तो यहाँ पर जाके इसके अंदर जो है सेल्फ पास होगा ही होगा, क्योंकि अगेन ये ऑब्जेक्ट का अपना एक वो है, फंक्शन है। और यहाँ पर आप जाके अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकते हो, जैसे आप प्रिंट कर सकते हो लेट से ऑब्जेक्ट डिलीटेड, मतलब इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट डिलीटेड प्रिंट कर दो, सही है। कोई फाइल आपने खोली थी उसको क्लोज कर दो, ठीक है, कुछ और कर दो, कोई एरे थी उसको एम्प्टी कर दो, कुछ कर दो, मतलब अगर कुछ जरूरी करना है तो। बट जनरली इसकी जरूरत नहीं पड़ती ये वाला कोड लिखने की। तो यहाँ पर अब देखो, अब अगर मैं जाकर इसको रन करता हूँ ना, DLC1 को मैंने अपना कस्टम डिस्ट्रक्टर डिफाइन किया। वैसे तो हमारा डिस्ट्रक्टर कुछ भी प्रिंट सेंड नहीं करता, बस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता है। यहाँ पर अब मैंने ऑब्जेक्ट को डिलीट तो होगा ही होगा, मैंने उसके साथ एक लाइन भी प्रिंट कर दी। तो मैं जब स्क्रीन पे रन करता हूँ, देखो पहले मैथ्स प्रिंट हुआ क्योंकि मैंने मैथ्स प्रिंट किया था, C1.name प्रिंट किया था। फिर जब ये लाइन रन होगी तो ऑब्जेक्ट डिलीटेड का मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें पता लग गया कि इन दिस लाइन दिस मीन्स द डिस्ट्रक्टर वाज कॉल्ड, डिस्ट्रक्टर को यूज किया गया। तो हमजा आई होप दिस इज क्लियर। हाँ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाता है, डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को खत्म करता है। आप अपना कस्टम, जिस तरह आप अपना कस्टम कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर सकते हो, और वो हम हमेशा करते हैं, अपना कस्टम डिस्ट्रक्टर भी डिफाइन करते हो। बट कस्टम डिस्ट्रक्टर डिफाइन करने का कुछ खास मकसद नहीं होंगे, डिस्ट्रक्टर का मकसद ही होता है कि वो डिलीट कर दे। आप कस्टम ना भी डिफाइन करो तो हम्म डिलीट कर देगा। हाँ, कोई मैसेज प्रिंट करना है, कोई फाइल क्लोज करनी है, कोई एरे खाली करनी है, कोई और इस तरह का ऑपरेशन करना है, तो वो आप डिस्ट्रक्टर में कर सकते हो, जो आपको कि हाँ यार ऑब्जेक्ट खत्म होने से पहले ये काम कर लेना चाहिए तो वो कर लो। ठीक। तो भाई ये सीन है। तो हम्म ये सीन है, और आज हमने काफ़ी कुछ कवर किया, और हमारा यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पेपर 4 कंप्लीट हो गया। इनहेरिटेंस की बात की हमने, मल्टीपल इनहेरिटेंस की, पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरलोडिंग, फिर हमने कंटेनमेंट की बात की, फिर हमने जो है क्या कहते हैं डिस्ट्रक्टर की बात भी की। तो हमजा मुझे बताओ कोई क्वेश्चंस वगैरह तो नहीं है? नहीं। चलो गुड सीन है, फिर क्लास खत्म करते हैं आज यार। सॉरी तंग किया आपको, यहाँ पर नेट ने मसला बनाया हुआ था, पता नहीं 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 कितनी कोई बात बार। हाँ ना, कितनी बार था।